हम सबने कभी ना कभी यह सवाल खुद से जरूर पूछा होगा कि मुझे जीवन में ठीक ठीक क्या चाहिए, पैसा, प्रसिद्धि या मन शांति। और इसका उत्तर जल्दी नहीं मिलता। इससे भी एक बड़ा प्रश्न है कि जो लोग सफल होते हैं और बाकी लोगों में असली अंतर क्या होता है। क्या वह अंतर सिर्फ किस्मत का है, अवसर का है या कठोर परिश्रम का? आज हम एक ऐसी किताब का अध्ययन करने जा रहे हैं जो बताती है कि यह अंतर न किस्मत का है, न अवसर का और न ही केवल मेहनत का, बल्कि यह अंतर है सिर्फ विचारों का। वह किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। हम में से बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम उसके सारांश से आगे जाकर उसके अंदर छिपे एक मूलभूत विचार की खोज करेंगे जो उतना ही क्रांतिकारी है। विचार एक वस्तु है। आपके विचार आपकी बैंक बैलेंस जितने ही वास्तविक और शक्तिशाली हो सकते हैं, और ये विचार ऐसे ही हवा में से नहीं आए हैं, बल्कि ये एक आदमी के जीवन के 25 वर्षों का परिणाम है। लेखक नेपोलियन हिल को उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने एक चुनौती दी थी। कार्नेगी ने कहा कि दुनिया में जो गिने चुने लोग अत्यधिक सफल होते हैं, उनकी सफलता के पीछे कोई ना कोई समान सूत्र जरूर होता है। उस सूत्र को खोजो और दुनिया के सामने रखो। इस एक चुनौती को स्वीकार कर नेपोलियन हिल ने अगले 2 दशकों यानी लगभग 20 वर्षों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी वॉकर जैसे 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया। उनके इंटरव्यू लिए और उन्हें समझ में आया कि इन सभी की सफलता के पीछे कुछ समान मानसिक आदतें थीं, सोचने की समान पद्धतियां थीं, और यही सूत्र है थिंक एंड ग्रो रिच। यानी यह केवल एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह मानवीय महत्वाकांक्षा और हमारी मानसिक शक्ति का एक गहन विश्लेषण है। किताब का सार एक वाक्य में बताया जाता है कि मनुष्य जो कुछ भी अपने मन में सोचता है और उस पर पूरा विश्वास करता है कि वह उसे प्राप्त कर सकता है। यह वाक्य सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन सच कहें तो थोड़ा अविश्वसनीय भी लगता है। यानी क्या केवल सोचने और विश्वास करने से सच में चीजें घटित होती हैं? दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, फिर वे सब अमीर क्यों नहीं बनते? फिर कठोर परिश्रम का क्या? लेखक यह नहीं कहते कि मेहनत मत करो, वे कहते हैं कि सफलता की शुरुआत श्रम से नहीं बल्कि सही मानसिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड से होती है। मानसिक अवस्था यानी उन्होंने मनी कॉन्शियसनेस या संपत्ति चेतना की अवधारणा रखी। इसका मतलब केवल यह कहना नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि अमीरी के विचार को अपने मन में इतनी गहराई से बैठा देना कि वह आपके हर निर्णय, हर क्रिया और हर आदत में अपने आप उतर जाए। जीवन में अचीवमेंट का सीक्रेट। हर अचीवमेंट एक पक्के मकसद और एक ज़बरदस्त इच्छा से शुरू होती है। इस किताब का मेन आइडिया यह है कि विचार ही चीज़ें हैं, और वो भी पावरफुल चीज़ें। जब उन्हें लगन और उन्हें अमीरी में बदलने के प्लान के साथ मिलाया जाता है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन समेत दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों पर 20 साल रिसर्च की। कार्नेगी का मानना था कि एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाने के लिए स्कूलों में सफलता का मैजिक फॉर्मूला सिखाया जाना चाहिए। इस सीक्रेट का जिक्र पूरी किताब में 100 बार किया गया है, लेकिन इसका नाम कभी साफ तौर पर नहीं बताया गया। यह सबसे अच्छा तब काम करता है जब पढ़ने वाला इसे खुद खोजने के लिए तैयार हो। धन की ओर पहला कदम है इच्छा। यह सिर्फ उम्मीद या इच्छा नहीं है, यह एक धड़कता हुआ जुनून होना चाहिए जो बाकी सब चीज़ों से बढ़कर हो। हिल इसे एडविन सी बार्न्स की कहानी के जरिए समझाते हैं, जो थॉमस एडिसन के ऑफिस में एक आवारा की तरह दिखते हुए लेकिन एक पार्टनर की तरह सोचते हुए पहुंचे थे। बार्न्स एक मामूली पद से शुरुआत करने को तैयार थे, क्योंकि इससे उन्हें अपने होने वाले पार्टनर को अपना मर्चेंडाइज दिखाने का मौका मिलता था। आखिरकार वह सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और जो वह चाहते थे उसे पाने की अपनी काबिलियत पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, इच्छा को उसके फाइनेंशियल बराबर में बदलने के लिए। हिल 6 पक्के प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। 1. अपने दिमाग में तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। 2. ठीक से तय करें कि आप इसके बदले में क्या देना चाहते हैं। 3. पैसे रखने की एक पक्की तारीख तय करें। 4. एक पक्का प्लान बनाएं और तुरंत शुरू करें। 5. अमाउंट, टाइम लिमिट, सर्विस और प्लान का एक साफ स्टेटमेंट लिखें। 6. अपना लिखा हुआ स्टेटमेंट दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, यह देखते और महसूस करते हुए कि आपके पास पहले से ही पैसा है। अब कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों पर बात करते हैं।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर। लेखक साधारण इच्छा और ज्वलंत इच्छा के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं और इसके लिए वे एडविन सी बार्न्स की एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं जो बहुत प्रभावशाली है। बार्न्स नाम के एक साधारण युवक के मन में केवल एक ही धुन थी कि उसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का भागीदार बनना है, लेकिन उसके पास न पैसे थे न एडिसन की पहचान थी और वह दिखने में भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी, वह ज्वलंत थी। वह घर से भागकर एक मालगाड़ी में बैठा और एडिसन की प्रयोगशाला पहुंच गया और सीधे जाकर उनसे कहा कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करना है। सोचिए कितनी जिद रही होगी एडिसन, उसकी आंखों में वह जिद देखकर प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत भागीदार नहीं बनाया। उन्होंने उसे प्रयोगशाला में बहुत छोटा सा काम दिया। कई महीने बीत गए, बार्न्स को कोई अवसर नहीं मिला। कोई भी सामान्य व्यक्ति निराश होकर लौट गया होता, लेकिन बार्न्स के पास लौटने का कोई विकल्प ही नहीं था। उसने मन ही मन वापसी के सारे रास्ते जला दिए थे। यहीं से बर्न ऑल ब्रिजेस की अवधारणा आती है। यह सुनने में बहुत साहसी लगती है, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर किसी को प्लान बी रखने की सलाह दी जाती है, वहां क्या यह खतरनाक नहीं है? यानी यह जिद से ज्यादा मूर्खता लग सकती है। लेकिन जब हमारे पास प्लान बी होता है, तब हमारा मन अनजाने में प्लान ए से बाहर निकलने की तैयारी करता रहता है। यानी हम पूरी ताकत से काम नहीं करते, लेकिन जब वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, तब मन को केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है, सफल होना। तब वह अधिक रचनात्मक और अधिक केंद्रित हो जाता है। बार्न्स के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि जब एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया और उनके अनुभवी विक्रेता उसे बेच नहीं पा रहे थे, तब बार्न्स ने उस अवसर को पहचाना और उसने वह उपकरण बेचकर दिखा दिया। और उसी एक घटना ने उसका रास्ता खोल दिया। यानी प्लान बी ना होना मूर्खता नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। ज्वलंत इच्छा पहली सीढ़ी है, लेकिन अक्सर लोग शुरुआत करते हैं और 2-4 असफलताएं आते ही हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे समय क्या करना चाहिए? यही दूसरा सिद्धांत आता है, चिकाटी। इसे समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी बताते हैं। आयुदावी नाम के एक व्यक्ति को सोने की खान में सोने की नस मिलती है। वह बहुत उत्साहित होता है। वह अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर महंगी मशीनें लाता है और खुदाई शुरू करता है। शुरुआत में सोना मिलता भी है, लेकिन अचानक वह नस गायब हो जाती है। वह और खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वह थक कर निराश होकर हार मान लेता है और सारी मशीनें एक कबाड़ी को बहुत कम दाम में बेचकर अपने गांव लौट जाता है। यही कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। वह कबाड़ी समझदार होता है। वह एक खनन विशेषज्ञ को बुलाता है। विशेषज्ञ जांच करके बताता है कि जहां दावी ने खुदाई रोक दी थी, वहां से केवल 3 फीट आगे भूगर्भीय संरचना के कारण सोने का विशाल भंडार था और उस कबाड़ी ने वहीं से लाखों डॉलर का सोना निकाला। यानी दावी ने अस्थायी असफलता को स्थायी असफलता मान लिया। वह केवल 3 फीट दूर था। यह सुनकर आपको भी दावी के लिए बुरा लगा होगा, लेकिन इससे एक प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हम 3 फीट दूर हैं या गलत दिशा में खुदाई कर रहे हैं? चिकाटी और मूर्खता के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। उसे कैसे पहचाना जाए? इसका उत्तर अगले सिद्धांत में मिलता है। लेखक कहते हैं कि लगन का मतलब अंधे होकर एक ही दिशा में प्रयास करते रहना नहीं है, बल्कि लगन को विशेष ज्ञान और योजनाबद्ध योजना से जोड़ना जरूरी है। दावी की गलती यही थी कि उसने विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली और कबाड़ी सफल हुआ क्योंकि उसने सही मार्गदर्शन लिया। यही मास्टरमाइंड का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अक्सर लगता है कि थॉमस एडिसन या एंड्रू अकेले ही जीनियस थे, लेकिन ऐसा नहीं था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान और स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या अधिक लोग पूरे संवाद और सहयोग के साथ एक लक्ष्य के लिए काम करें। एंड्रू कार्नेगी ने अपने व्यापार की सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि अपने 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को दिया था। यह केवल ज्ञान का जोड़ नहीं है। लेखक कहते हैं कि जब 2 मन पूरी सामंजस्य में एक साथ आते हैं, तब एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसे सिनर्जी कहा जा सकता है। यह ऊर्जा नई नई कल्पनाएं पैदा करती है और समस्याओं के अप्रत्याशित समाधान खोजती है। इन सब के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि थिंक एंड ग्रो रिच केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है,
बल्कि यह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि निश्चित लक्ष्य, ज्वलंत इच्छा, लगन और अपने विचारों पर नियंत्रण का परिणाम होती है। थोड़ा दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। विश्वास और ऑटोस्टेशन। विश्वास मन का हेड केमिस्ट है। यह मन की एक ऐसी हालत है जिसे ऑटोस्टेशन के जरिए सबकॉन्शियस मन को पुष्टि या बार बार दिए गए निर्देशों से प्रेरित या बनाया जा सकता है। विश्वास ही नाकामी का एकमात्र जाना माना इलाज है। हिल बताते हैं कि आपका दिमाग हावी होने वाले विचारों से मैग्नेटाइज हो जाता है, जो फिर उन लोगों और हालात को अपनी ओर खींचते हैं जो उन विचारों से मेल खाते हैं। ऑटोस्टेशन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है। इसके काम करने के लिए शब्दों को इमोशनल होना चाहिए। सादे बिना इमोशन वाले शब्द सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचते। आपको अपने सबकॉन्शियस को यह धोखा देना होगा कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही है जिसे आप मांग रहे हैं, जो फिर आपको उसे पाने के प्रैक्टिकल प्लान देने के लिए प्रेरित करता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन। नॉलेज दो तरह का होता है, जनरल और स्पेशलाइज्ड। जनरल नॉलेज पैसे जमा करने में बहुत कम काम का होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है जब तक कि उसे पक्के एक्शन प्लान में ऑर्गेनाइज ना किया जाए। हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड एक एजुकेटेड आदमी थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें जिस नॉलेज की ज़रूरत है वह कहाँ से मिलेगी और उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इमेजिनेशन मन की वर्कशॉप है जहाँ इच्छा को आकार और रूप दिया जाता है। यह दो तरह से होता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने कॉन्सेप्ट को नए कॉम्बिनेशन में बदलना। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इन्वेंटर करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, वह काबिलियत जिससे अनंत इंटेलिजेंस से अंदाजे और इंस्पिरेशन मिलती हैं। हिल इमेजिनेशन की ताकत दिखाने के लिए कोका कोला की कहानी का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंटर ने फॉर्मूला $500 में बेचा, लेकिन नए मालिक ने एक ग्लोबल एम्पायर बनाने के लिए इमेजिनेशन का मैजिक इंग्रेडिएंट मिलाया। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और फैसले। अमीर बनने के लिए बिना गलती वाले प्लान चाहिए होते हैं जो एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ बनाए जाते हैं। ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको वह अनुभव, शिक्षा और इमेजिनेशन देते हैं जिसकी आपको कमी है। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो आपको उसे एक नए प्लान से बदलना होगा। कुछ समय की हार हमेशा की हार नहीं होती। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। पूर्णविराम। फैसला टालमटोल करने की कला में महारत है। सफल लोग तुरंत फैसले लेते हैं और अगर बदलते भी हैं तो उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। हिल स्वतंत्रता की घोषणा पर साइन करने को एक ऐसे फैसले का एक बड़ा उदाहरण बताते हैं जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि इसने सचमुच साइन करने वालों की जान को जोखिम में डाल दिया था। लगन और मास्टरमाइंड। लगातार इंसान के चरित्र के लिए वैसा ही है जैसा कार्बन स्टील के लिए। यह विल पावर पर आधारित है। लगन की कमी एक आम कमजोरी है जिसे इच्छा की तेजी से ठीक किया जा सकता है। हिल लगन की आदत डालने के लिए 4 कदम बताते हैं। एक पक्का मकसद, एक पक्का प्लान, बुरे असर से दूर दिमाग और दूसरों के साथ दोस्ताना रिश्ता। इसलिए आज की चर्चा के बाद हर व्यक्ति को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरा लक्ष्य केवल एक इच्छा है या एक ज्वलंत इच्छा? क्या मैं उसके लिए अपने वापसी के सारे रास्ते जलाने को तैयार हूँ? जिस क्षण हमारी इच्छा इस स्तर तक पहुँचती है उसी क्षण सफलता की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थिंक एंड ग्रो रिच किताब जरूर पढ़ने योग्य है। किताब घर तक मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद।